सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। मैं पुनः आ गई हूँ अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में, और मैं आई हूँ क्या लेकर, तो मैं आई हूँ आप सभी को पढ़ाने हिस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं SST की क्लासेस लेती हूँ, तो इस क्रम में मैं क्लास 8 के बच्चों का हिस्ट्री शुरू की थी पिछले दिन और पिछले सप्ताह, और इसी क्रम में मैंने क्लास 8 के बच्चे को उस दिन प्रोजेक्ट के थ्रू इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज सभी बच्चे फिर पुनः उसी क्लास को अटेंड करेंगे। उसमें आज इसको कंसेप्शन पूरे चैप्टर को मैं ख़त्म करूंगी डेट्स के साथ। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि उस दिन हम लोगों ने किस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, किस क्लास का? क्लास 8 का। तो चैप्टर 1 क्लास 8 में क्या है? तो चैप्टर 1 क्लास 8 का है कब, कहाँ और कैसे। तो बच्चों उस दिन हम लोग क्या जाने थे कि हम लोग उस समय के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस समय के इतिहास को विश्व में आधुनिक विश्व का इतिहास कहते हैं, और भारत के लिए भी वो आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय से हम लोग अपने यहाँ कल कारखानों की स्थापना कर चुके थे। हमारे यहाँ विदेशी आए थे और वो लोग अपना बिजनेस करने लगे थे। साथ ही साथ बिजनेस करते करते हमारे एरियाज़ को उन्होंने जीत भी लिया था, हमारे राजाओं को हराना शुरू कर दिया था। तो इन सब बहुत सारी बातें हैं, मशीन युग की शुरुआत हो गई थी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे कि इस समय को क्या कहा जाता है? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास कहने का बहुत सारा रीज़न है। जैसे कि यहाँ आधुनिक इतिहास हम भारत को अभी लिए हैं, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय पूरे विश्व का, उस दिन मैंने आपको प्रोजेक्ट में बताया था विश्व मानचित्र में, कि इस समय पूरे विश्व में बदलाव हो रहे थे। पूरे विश्व में बदलाव क्या हो रहे थे? तो यूरोप के देश, यूरोप में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में वहाँ क्या आ गया था? तो वहाँ पुनर्जागरण आ गया था। यानी अब वहाँ के लोगों ने एक दूसरे के कांटेक्ट में आना शुरू कर दिया था, अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था। तो हम इस समय क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे ही मुगल्स का सत्ता खत्म हो गया, हमारे यहाँ किसने शासन करना शुरू कर दिया? तो हमारे यहाँ यूरोपियंस की शासन होनी शुरू हो गई थी। हमारे यहाँ इन्होंने क्या किया था? यूरोपियंस ने इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था। तो यूरोपियंस का शासन शुरू हो गया था। और यूरोपियंस क्या करते थे? तो जैसा मैंने उसी दिन बताया था कि ये लोग आधुनिक सामानों का, खोजों का प्रयोग करते थे, और बहुत सारा इनका बहुत सारा देन भी है हमारे साथ। अगर ये नहीं आते तो शायद हम लोग इतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं करते। तो आज जो हम सभी लोग एक हुए हैं, तो कहते हैं बुराई के साथ अच्छाई भी आती है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो अभी हम चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद का समय है, और इस समय क्या हो रहा है? 17वीं सदी की शुरुआत हो गई है, और इस समय ये भारत का कौन सा काल है? तो आधुनिक काल का इतिहास है। पूरे भारत में अभी यूरोपियंस का शासन हुआ था, और ये यूरोपियंस कहाँ से आए थे? उस दिन हमने आपको बताया था यूरोप महादेश से ये लोग आए थे। इससे पहले भारत में अभी कौन पहले से थे? तो भारत में अरब सौदागर पहले से थे। अरब के लोग पहले से भारत में थे, और इनका ही शासन था, और मुगल्स भी कहिए तो इन्हीं के लोग थे, है ना। अरब्स पहले से ही थे भारत में। अब अरब्स जो थे, अरब्स पहले से ही थे, और भारत में अरब्स का अब क्या हो गया था? तो अरब्स अब सिर्फ बिजनेस करते थे, शासन नहीं करते थे। इनका शासन खत्म हो गया था, शासन का सिस्टम इनका समाप्त हो गया था। क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। इनका शासन समाप्त हो गया था। यूरोपियन शासन कर रहे थे, शासन करना प्रारंभ कर दिए थे। प्रारंभ किए, है ना। यूरोपियन शासन करना प्रारंभ किए। इनका अरब्स का शासन खराब हो गया, खत्म हो गया था, लेकिन कि दोनों थे भारत में, है ना। तो ये समय को कहा जाता है आधुनिक भारत का इतिहास, और इसमें विश्व का भी इतिहास है। इसमें विश्व की भी पढ़ाई आपने पढ़ी, और इस क्रम में हम लोग अभी जानेंगे। उस दिन प्रोजेक्ट के द्वारा हमने आपको बता दिया था कि कैसे यूरोपियंस को आना पड़ा था, भारत में एंट्री देना पड़ा था, कैसे आए थे, घूम के आए थे, 7 समंदर पार करके आए थे। इनको बहुत सारा दूरी तय करना पड़ा था। किसके कारण करना पड़ा था? तो अरब्स के कारण। और एक बात और बता दें कि यूरोपियंस में सिर्फ एक देश भारत में नहीं आए थे। हमने आपको बताया था कि उस समय 4 देश भारत में आए थे यूरोपियंस से। और वो कौन कौन आए थे? तो सबसे पहले तो पुर्तगाल आ गया था। पुर्तगाल के कौन आए थे? वास्को ड गामा आ ही गए थे भारत में। कब आ गए थे? 1498 में।
तो पुर्तगाल आ गया। अब उसके बाद कौन आया, तो 1595 में आ गए डच, डेनमार्क, है ना। डच कौन है, तो डेनमार्क। अब अंग्रेज, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, ये भारत में कब आ गए, तो 16वीं सदी में। ये भी एंट्री दे दिए। इसके पीछे पीछे कौन आ गए, तो अंग्रेज भी आ गए। और अंग्रेज के साथ ही फ्रांस भी आ गए। अंग्रेज आए 16वीं सदी में, और 1664 में कौन आ गए, फ्रांस आ गए। यानी ये 4 देश भारत में एंट्री मार दिए थे। उस दिन हमने आपको प्रोजेक्ट से बता दिया था। अब इसमें सबसे ज्यादा जो जीता प्लस में जो रहा, वो प्लस में कौन रहा, तो ब्रिटेन, अंग्रेज रहा। ये रहा सबसे ज्यादा प्लस में। तो अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है चैप्टर 1, कब, कहां और कैसे। तो हम अब इसमें भारत का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे उस समय यूरोप में बदलाव शुरू हो गए थे, देशों की खोज होने लगी थी, लोग अपना पैर पसार रहे थे। जैसे अभी इंटरनेट का युग है, हम लोग इंटरनेट से ज्यादा अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे ग्रह पे जा रहे हैं, दूसरे ग्रह पे जिंदगी तलाश कर रहे हैं। तो तलाश ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग हमेशा सर्चिंग पे रहता है। ह्यूमन बीइंग ही नहीं, कोई भी जीवित अपने जीवन को बढ़ाने के लिए क्या करता है, खोज में रहता है। तो ये खोजी यात्राएं शुरू हो गई थी उस समय। और इसी क्रम में इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने इस समय यूरोपियंस किसका खोज कर दिए थे, तो अमेरिका का भी ये लोग खोज कर दिए थे। कब कर दिए थे, तो 1492 में अमेरिका खोजा गया था। कौन खोज लिया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस। उसको लगा कि हम अमेरिका को इंडिया समझ के वो खोजा, लेकिन बाद में उसको पता चला नहीं, इट इज अमेरिका। उसके बाद वास्को द गामा, उसके पीछे वास्को द गामा आए हैं। और वास्को द गामा ने कब खोज किया है, तो 1498 में। 92 में इन्होंने किया, 98 में, 1498 में भारत की खोज हो गई वास्को द गामा के साथ। अब जब वास्को द गामा आ गए, यहाँ पर आए, और कहा जाता है जब वो यहाँ पे एंट्री किए, वास्को द गामा जब इंटर किए, इंटर करने के बाद उनकी सिचुएशन क्या थी, तो उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ पे तो बहुत कुछ है। यहाँ मसाला, आपको तो पता ही है कि यूरोप के लोग भारत में क्यों आए थे। यूरोप के लोग भारत में आए थे मसालों की खोज करने। क्यों, ये एक वैज्ञानिक कंसेप्शन है कि यूरोप का जो व्यापार व्यवसाय है हमारे साथ सिंधु घाटी सभ्यता से ही रहा हुआ है। ये भी इतिहास में दर्ज है, या अगले किताबों में आप सीनियर क्लासों में पढ़ोगे। तो यूरोप के लोगों को पता था कि भारत का जो गरम मसाला है वो काफी गर्म है। और यूरोप चूंकि ठंडा प्रांत है, यूरोप के ये जितने भी देश आए हैं, ये देश काफी ठंडा, सीवर कोल्ड जिसको कहते हैं, अत्यधिक ठंड में रहते हैं। अब उस ठंड में रहने के कारण इनको गरम मसाला से, वो चिकन मटन जो खाते हैं वो गरम मसाले से लगा हुआ मसाला वाला खाते हैं, जिससे उनको गर्मी मिलती है। तो इस गर्मी के लिए इन्होंने मसाले के लिए भारत में एंट्री की। और एंट्री भी की तो बहुत अच्छी जगह में, केरल के कालीकट में यहाँ पे इनकी एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद जब यहाँ से वास्को द गामा अपने देश पुनः हुआ पुर्तगाल गए, तो कहा जाता है कि उन्होंने जो व्यापार किया, और व्यापार करने के बाद उनको कितना प्रतिशत कमाई हुआ, तो कहा जाता है कि उन्होंने 60 गुना ज्यादा पैसा कमाया था। इसके बाद ही लोगों का अट्रैक्शन हो गया किसके, पुर्तगाल के आने के बाद 3 और देश यूरोप के भारत आए, और उसमें तो ब्रिटेन भारत में रह ही गया। अब इस क्रम में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसकी क्या हिस्ट्री है, कौन कब भारत में आया। तो जैसे आप देख रहे हो, पुर्तगाल कब आ गए थे, वास्को द गामा कब आ गए थे, तो 1498 में वो भारत पहुंच गए। डच कब आ गए, 1595 में आ गए। अंग्रेज कब आ गए, 1600 ईस्वी में भारत आ गए। और फ्रेंच कब आए, तो 1664 में आ गए। अब इस क्रम में नीचे का ये टॉपिक आप देखिएगा, ये मेरा है कंपनी की स्थापना का क्रम। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कंपनी की बात को लेकर। तो आप लोग हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत में यूरोप के 4 देश आए थे, और चारों ने यहाँ पर अपनी कंपनी की स्थापना की थी। इसलिए सबका जो ईस्वी है उसमें अंतर होता है, ठीक है। इसी क्रम में मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले पुर्तगाल ने अपनी कंपनी की स्थापना की, कहाँ की थी, तो 1503 में की थी। किस जगह की थी, कोची में की थी, ठीक है। ये पुर्तगाल का एस्टेब्लिशमेंट भारत में कंपनी का हुआ था कब, 1503 में। अंग्रेज ने 1600 ईस्वी में भारत में एंट्री कर दी, और सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की कब, 1608 में। ये देखिएगा ये क्रम। और डेनमार्क, डच जो है भारत में आ गए थे कब, 1602 में। और इन्होंने मछलीपट्टनम में कब स्थापना की अपने फैक्ट्री की, तो 1605 में। अब इसी क्रम में फ्रांसीसी भारत में आ गए थे कब, 1664 में। इन्होंने 1668 में सूरत में क्या किया था, सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया था
नाम्स। अब इसमें एक जानने वाली बात मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक बात जान लीजिए कि जो पुर्तगाल है ये सबसे पहले आया था 1498 में और सबसे बाद में गया था 1960 में, भारत की आजादी के बाद। तो ये पुर्तगाल का भारत में काफी दिनों तक राज था और पुर्तगाल के ही समय पुर्तगाल ने गोवा शहर को बसाया था। गोवा में हम कहते हैं ना कि गोवा में ब्रिटिश कल्चर है, यहाँ ब्रिटिश कल्चर नहीं, यहाँ अंग्रेजी कल्चर है। उसके पीछे भी कारण है कि पुर्तगाल जो अपना स्टैब्लिशमेंट किया था, तो वो स्टैब्लिशमेंट पुर्तगाल ने कहाँ किया था? पुर्तगाल ने अपना स्टैब्लिशमेंट कर दिया था कहाँ पर? तो किया था गोवा में। गोवा में उसने अपनी बस्ती बसाई थी और बस्ती बसाने के लिए क्या किया था? तो उसके जितने ऑफिसर थे या वो जितने भी उनके लोग आए थे, तो अपना लॉबी जनरेट करने के लिए, अपना व्यवस्था करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए पुर्तगाल ने क्या किया था? तो गोवा के सभी लोग उस समय धर्म परिवर्तन किए थे। स्त्री थी, अगर गोवा की महिलाएं थी तो उनको वहाँ के पुरुषों से, ऑफिसर से शादी दी जाती, और अगर ऑफिसर होते तो महिला से शादी दी जाती। इस प्रकार शादी का कॉन्सेप्ट करके वहां एक जेनरेशन हो गया। क्या? तो पुर्तगाल के कारण गोवा भारत में एक विदेशी शहर बन गया। ठीक है, अब अगली बात मैं अगला कंटिन्यू करती हूँ, तो आप इसको थोड़ा उतार लीजिए। तो इस चैप्टर में हम लोगों को जानकारी क्या हुई? तो हम लोगों को इस चैप्टर में जानकारी हुई आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। भारत के किस इतिहास के बारे में? जब भारत में यूरोपियंस का आगमन हो गया। भारत में यूरोप के 4 देश आए, इससे पहले मैंने प्रोजेक्ट में आपको बताया। और ये 4 देश भारत में क्यों आए थे? तो भारत में मसाला और भारत के जो बहुमूल्य सामान है, जैसे भारत का सूती कपड़ा, भारत के मसाले, इनका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था उनके प्रति, तो यहाँ से वो ले जाने लगे। और बाद में तो भारत का जंगल काट के भारत का हर सामान लेके गए। कौन लेके गए? तो सबसे ज्यादा भारत को खोखला अगर कोई किया तो ये किया। कौन? अंग्रेज। तो इसके बारे में अगले हम फिर इसको आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। ध्यान से इसको उतार लीजिए। ये एक एक डेट महत्वपूर्ण है, तो आप इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि कक्षा 8 के पार्ट 1 कब, कहाँ और कैसे में हम आधुनिक विश्व और भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और इस क्रम में हमने जाना कि 18वीं सदी में पूरी तरह से, मतलब ऐसे तो आगमन हो गया था यूरोपियंस का 1498 में ही। मैंने बताया आपको कि वास्को द गामा कहाँ पहुँच गए थे? भारत के कालीकट में पहुँच चुके थे। और फिर जब वो गए तो उनके बाद फिर अगला फ्रांसीसी भारत आया और इस क्रम में वायसराय वहाँ से नियुक्त होकर भारत आते थे। इसी क्रम में फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांस आया। इस प्रकार 4 यूरोपियन देश भारत में आए। और इस क्रम में हम ये जाने कि यूरोपीय भारत में आए उस काल को ही हम यहाँ क्या कहते हैं? आधुनिक युग कहते हैं। क्योंकि इस समय हमारे यहाँ बदलाव हुए। बदलाव क्या हुए? तो हम नए नए कल कारखानों की हमें जानकारी हुई, जीवन की नई पद्धतियों को हमने जाना, जीवन में हमारे बीच में मशीन का प्रारंभ हो गया था और हम मशीन का प्रयोग कर रहे थे। कल कारखाने हमारे यहाँ लग गए थे, पेपर का प्रयोग करना हम जान गए थे। इसी क्रम में मैं अभी आपके इस बुक के कुछ पेज हैं मैं साझा करूंगी कि अंग्रेज़ों के समय में ही भारत में पेपर्स की भी नींव रखी गई थी। भारत का जो आप आज और ये जो पेपर देखते हो, ये सारे पेपर्स की नींव पड़ गई थी। कब पड़ गई थी? अंग्रेज़ों के समय में ही। ऐसे इतिहासकारों ने विश्व के इतिहास को जानने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा है। क्या? प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। हम जो कक्षा 8 में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, इस काल के तहत हमने अभी तक ये जाना कि भारत में क्या हुआ था। तो भारत में 4 देश यूरोप के आ गए थे। भारत में ये व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, मगर इन्होंने अपना धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया? भारत में बच्चों, आधिपत्य, यानी भारत को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। भारत को इन्होंने अपना प्रांत बना लिया। भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना कर दी। भारत को ये क्या करने लगे? अब भारत का दोहन करने लगे।
और इसी क्रम में अंग्रेज़ जो इंग्लैंड था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। इसके पीछे का भी कारण क्या है कि हमारे ऊपर जब मुगलिया सल्तनत और जब सल्तनतकालीन सल्तनत थी, यानी कि जब हमारा देश का मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, तब भी हमारे में एकता नहीं थी। और जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने भी देखा कि हमारे समाज में क्या नहीं है, एकता नहीं है। उस समय सभी राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित किए हुए थे और इसका फ़ायदा उठाया कौन, तो यूरोपीय देश। और इन्होंने फिर क्या किया, तो भारत को अपने अधिकार में ले लिया। भारत के राजा नवाब सबको हराकर उनको अपने अधिकार में लेकर लगान लेना शुरू कर दिया और लोगों का ज़िंदगी को टफ कर दिया और अत्याचार करते रह गए। ये जानकारी आपको इस चैप्टर 1 में हो गई। अब अगले कक्षाओं में इसके बारे में और भी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। भारत पर इन्होंने क्या स्थापित कर दिया था, तो उपनिवेशवाद, यानी कि ये भारत के क्या हो गए, सर्वे सर्वा हो गए। और भारत के जो भी संसाधन थे इसका प्रयोग वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाने लगे थे। और अभी मैं आप लोगों को कुछ पन्ने दिखाऊंगी, जो पन्ने हमारे पास लिखित सूत्र हैं हमारे भारत के इतिहास को जानने के, कि वो लोग भारत में कब आए थे। हम जो आपको किताब में अभी आपको पढ़ा रहे हैं ये कहीं पर इतिहासकारों ने लिख कर रखा है, विदेशी इतिहासकारों ने भी लिख के रखा है, उसी को इतिहासकारों ने दोबारा से पब्लिश करा के हमारे बीच में डाला है कि देखिए कि हम लोगों के ऊपर 200 साल तक कहाँ का देश का आदमी शासन किया था, तो यूरोप का एक देश इंग्लैंड शासन किया था। सिर्फ एक देश नहीं, 4 देश भारत में आए थे। तो आप समझ सकते हैं ये सारी जानकारियां हमें मिलती हैं लिखित ऐतिहासिक सूत्र के रूप में। और ये पेपर्स और इस सब के बारे में आपको जानकारी, ये सारे कुछ हमारे यहाँ आ गए थे कब, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद से। अब आप जानिएगा कि पुर्तगाल जो है, एक बात आप और जान गए कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाल का इतना वर्चस्व था कि इसने 1960-61 में भारत के गोवा प्रांत को छोड़ा था। गोवा को इसने अपने अधिकार में ही ले लिया था। गोवा के लोग आज भी पुर्तगालियों को ही फॉलो करते हैं। ऐसे तो वो क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, लेकिन कि उनके रहने और रहन सहन का स्तर यूरोपियन से थोड़ा, यूरोप के ब्रिटिशर्स से थोड़ा अलग है। ये सारी चीज़ें अगली कक्षाओं में आपको जानने को मिलेगा। और इसी क्रम में मैं आपको अभी कुछ कंसेप्शंस दिखाती हूँ। जैसे आपके सामने ये भारत का नक्शा देख लो, इस प्रकार से भारत में भी उन्नति हुई थी और भारत में इन जगहों पर इनके कारखाने स्थापित हुए थे। इसके बारे में भी आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे। और बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा था, बिहार पर भी अंग्रेज़ों का प्रभुत्व हुआ था। अंग्रेज का जो स्वतंत्रता और नमक सत्याग्रह है, ये सारी की जो झलक है इसके बारे में किताबों में जो लिखा हुआ है, ये पेपर्स में उस समय निकला हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो कि बिहार में 1930 में जो वायसराय के समय गांधी जी का पत्र निकला था, साबरमती का, यहाँ ये सारा भी वृत्तांत वर्णन है। लहेरिया सराय का भी जिक्र है, यानी कि लहेरिया सराय में भी आकर लोग ठहरे थे, अंग्रेजों के अगेंस्ट आवाज़ उठाए थे, हिंदू मुस्लिम एकता का जिक्र है। और इसी प्रकार बिहार सत्याग्रह समाचार, ये जो पहला पेपर निकला था, इसका सारण में इसका भी यहाँ पर कटिंग है, तो आप लोग देख सकते हो। ये आज पेपर भी निकला था। इस समय क्या हुआ था, हमारे यहाँ पेपर्स की खोज हो गई थी, पेपर ले आए थे, पुर्तगाली इसका प्रयोग करते थे, तो हमारे यहाँ पेपर का कारखाना वगैरह यूरोपियंस के समय में डेवलप हो गया था। तो ये सब बुराई, अंग्रेज और यूरोपियन आए, हमारे ऊपर आधिपत्य किए, हमको उपनिवेशवाद बनाए, हमारा जो न करना हो सब किए, लेकिन कि इसका एक फ़ायदा भी हुआ कि इसके कारण जितना वो हम पर प्रहार करते गए, हम उतने ज़्यादा संगठित हो गए, हम लोग उतने ज़्यादा एक हुए। और आज यही कारण है कि हम आज एक शक्ति के रूप में खड़े हुए हैं, एक शक्ति है हम में। उसके पीछे का कारण यही है कि हम लोग एक हुए और एक करने में इन सब का क्या कहें, सहयोग है। जवाहरलाल नेहरू भी आए हुए थे, इसका भी जिक्र है, ये पेपर्स में उस समय आया हुआ था। यानी कि सारे लोग एक होकर भारत को आज़ादी दिलाए थे। इसी सब के बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है। और यहाँ पर दिया ही हुआ है कि शिक्षक से चर्चा करिए। तो हम लोग कैसे जानते हैं इतिहास को, तो मैंने आपको बार बार कहा है कि इतिहास को जानने के अनेक साधन हैं। ऐसे मुख्यतः लिखित सूत्र हैं, वास्तु निर्माण, वास्तुकला है,
और सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, चित्रकारियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जिससे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सारे चीज़ सबसे ज़्यादा जो सटीक होता है वो लिखित विवरण होता है, जो लिखित अभिलेख हमारे पास उपस्थित हैं, उससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों के ऊपर किन्होंने किस किस समय पे शासन किया था। उसी क्रम में यहाँ पे है इतिहास को हम कितने भागों में जानते हैं, 3 भागों में जानते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आप जो ये इतिहास पढ़ रहे हैं ये किस समय का इतिहास है, तो ये आधुनिक काल का इतिहास है। आधुनिक काल का इतिहास क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि इस समय यूरोप के देश हमारे ऊपर शासन किए थे और अब पूरे विश्व में एक बदलाव आया था, पुनर्जागरण आया था, यानी लोग अब जागरूक हुए थे, लोग यात्राएं कर रहे थे, लोगों के संपर्क में आ रहे थे, लोगों के बीच में मशीन युग का शुरुआत हो गया था, लोगों का जीवन स्तर अब पहले से बहुत बदला था, यहाँ तक कि भारत में भी बहुत तरह के बदलाव हुए, हमारे समाज में बहुत तरह की बुराइयाँ थी, बहुत तरह की असमानताएं थी, बहुत तरह का भेदभाव था। इन सारी चीज़ों को भी ख़त्म करने का मौका मिला आधुनिक काल में, इसीलिए इसको आधुनिक काल कहा जाता है, यानी एक नया युग। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज ने इसके बाद क्या क्या किया। ये तो हम आपको पूरा सार बता दिए, लेकिन कि अब हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने जब वो भारत में आ गए तो एक एक करके उन्होंने कैसे कैसे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। आशा करती हूँ आप लोग पाठ 1 कक्षा 8 के बच्चे पाठ 1 इतिहास विषय को समझ सके होंगे। ये कब, कहाँ और कैसे में भारत का इतिहास, यानी कि भारत में किसकी शुरुआत हो गई थी, आधुनिक युग की शुरुआत हो गई थी, किसके साथ हुई थी, तो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के संपर्क में आने के बाद से इस समय भारत में क्या हुआ था, तो यूरोपियंस का आगमन हुआ था। टिल देन नेक्स्ट चैप्टर वी विल अगेन कंटिन्यू। आई एम अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बावजूद मैं आपको एक बात बता दूं, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और आप भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर्स बहुत इजी है और इसमें क्वेश्चन आंसर जो है वो भी काफ़ी इजी है, सिंपल वे में आपसे पूछा जाएगा। ऐतिहासिक सूत्र क्या होते हैं, इतिहासकारों ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है, कौन देश सबसे पहले भारत में आया था, वास्को द गामा कौन थे, इन्होंने भारत की खोज कब की, भारत में अंग्रेज कब आए थे, तो एक एक चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है, नोट डाउन करा दिया है। इसके बाद भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे और मैं आपको आपका आंसर्स बताने में हेल्प करूंगी, डिस्कशन करूंगी। नाउ देन, गुड नाइट, बाय बाय।